नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपके फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री के हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट की पॉइंट है फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री के, जो आपके आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, चाहे वो जी ग्रुप ए हो, चाहे आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक हो आपका, या फिर बिहार झारखंड, सभी राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेटल एंट्री प्लस आपका ग्रुप ई वालों के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कुछ की पॉइंट्स। फर्स्ट पे दिया आपका, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में से Q इक्वल टू होता है आपका NE इक्वल टू IT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसका यूनिट देखिए कूलम्ब होता है। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब आवेश हो गया, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब सेकेंड। फिर देखिए आपका V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। V से आपका हो गया पोटेंशियल, W से वर्क, Q से आपका आवेश। फिर चलते V इक्वल टू IR, पढ़ा होगा आपने, ओम्स के लॉ से आता है V इक्वल टू IR, यानी कि V/I का मान एक क्या होता है, कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं आपका रेजिस्टेंस। R इक्वल टू V/I या V इक्वल टू IR लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और W/Q वाले का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट देखिए आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R इक्वल टू आपका ρL/A होता है, जहाँ रो आपका क्या है, ये देखिए ये है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपका डिपेंड करता है मटेरियल के टेम्परेचर और मटेरियल पर, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है। L से लेंथ हो गई कंडक्टर की और A से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर चलते हैं आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आता है आपका, देखिए सीरीज़ में अगर हम N रेजिस्टेंस जोड़ दें, ठीक है। फ़िलहाल हम इसमें R1 प्लस R2 करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से अगर करंट I फ्लो कराएं तो क्या दिख रहा है आपको, करंट देखिए सेम फ्लो होगी इसमें I, ठीक है। लेकिन जो आपका वोल्टेज होगा इसमें V1 V2, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, तो वोल्टेज क्या हो रहा है इसमें, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे आपका, देखिए सीरीज़ का जो आपका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है R1 प्लस R2 R3 N तक, और इसमें करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या होता है आपका, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। सेम पैरेलल में भी क्या होता है आपका, देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे हम। पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस कितने भी जोड़ सकते हैं, फ़िलहाल मैं आपको 2 ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से इस टर्मिनल से हम इसमें करंट फ्लो कराएं I, तो देखो दो पार्ट में आपका डिवाइड हो रही है, ठीक है, I1 और I2 में। और यहाँ देखो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या है आपका, V है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपका, वोल्टेज तो सेम है लेकिन करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है आपका पैरेलल की कंडीशन में, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो पैरेलल का, इसमें क्या होता है आपका, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हीट इक्वल टू होता है I²RT। I करंट, R रेजिस्टेंस, T आपका टाइम या फिर VIT, इसका मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखिए आपका 6 पे आपका, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है W/T, यानी कि सामर्थ्य बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, या फिर I²R, या फिर आपका V/I। इसका मात्रक देखिए वाट भी होता है, ये ध्यान रखना है। और 1 किलोवाट और जूल में संबंध आपको याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट। 1 किलोवाट आवर इक्वल का मतलब होता है आपका 1 यूनिट, ठीक है, जिससे हम घरों की बिजली का मापन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इस पर आपका देखिए मिरर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ देखिए मिरर लिया हुआ है इस तरीके से। तो मिरर, इसमें जो आपका फोकल दूरी होती है वो R/2, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या भी पूछ लेता है कभी कभी R देगा, त्रिज्या देगा, फोकल दूरी पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रतिबिंब इधर बनना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका इस तरफ ये U लिया है हमने, V आपकी दूरी क्या होती है, इसके प्रतिबिंब की दूरी, और ऑब्जेक्ट की दूरी U लेते हैं हम, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। F से हम फोकस दूरी लेते हैं। लेंस के लिए जो फार्मूला होता है आपका और मिरर के लिए, तो देखिए जो मिरर के लिए फार्मूला आता है 1/F इक्वल टू 1/U प्लस के 1/V आता है, ठीक है। तो आपका मिरर में देखना है कि पॉजिटिव आता है बीच में, लेकिन जो लेंस के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला वो आता है आपका 1/V माइनस 1/U,
तो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या आता है आपका, देखिए लेंस का फोकस दूरी का ये माइनस में आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी होती है, तो क्या करते हैं हम, देखिए लेंस या दर्पण के इस तरफ हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और इस तरफ देखिए बाएं साइड नेगेटिव में, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव में लेते हैं UBF का मान, और नीचे की तरफ आपका किस में लेंगे आपका, देखिए नेगेटिव में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो U हमेशा क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है दोनों कंडीशन में, लेंस और दर्पण में, ये भी आपको याद रखना है। U क्या लेंगे हम, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि U इस तरफ है आपका, देखिए बाएं तरफ, ठीक है, लेफ़्ट साइड। तो यहाँ लिखा भी होगा मैंने, देखिए U हमेशा नेगेटिव लेते हैं, नीचे पॉइंट देखिए। फिर आपका मैग्नीफिकेशन होता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका आवर्धन क्षमता, जिसे हम M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, देखिए HI का मतलब क्या है, हाइट ऑफ आपकी इमेज, और HO का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके प्रतिबिंब की, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब V आपको पता है क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ठीक है, लेंस से, और ये आपका U आपका वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला जो आपका निकल के आता है लेंस के लिए, देखिए HI/HO इक्वल टू होता है V/U पॉजिटिव में, लेकिन जहाँ मिरर की बात करेंगे हम आपका, देखिए मैग्नीफिकेशन आता है आपका HI/HO, ये तो सेम रहेगा इक्वल टू, लेकिन माइनस का V/U हो जाता है, ठीक है। और U मैंने बताया आपको, देखिए वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए आवर्धन क्षमता, अगर आपका देखिए M इक्वल टू क्या आ रहा है, +-N जहाँ नंबर है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो ये आपको लेंस की या उसकी प्रकृति बता देता है, ठीक है, लेंस की। अब हम बोलेंगे अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, M का मान देखो अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो हम कहेंगे सीधा और वर्चुअल इमेज बननी है, ठीक है। अगर हमारी प्रकृति नेगेटिव आती है M की, ठीक है, अगर -1 -2 -3 कुछ भी आ जाए तो हम कहेंगे आपका उल्टा इन्वर्टेड बननी इमेज, ठीक है। और रियल, ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का पूछा जाएगा आपका। फिर देखिए M इक्वल टू 1, यानी कि M का मान जब 1 के बराबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट आपके सेम साइज़ के बनने हैं। फिर देखिए M क्या है आपका, 1 से छोटा आ रहा है, यानी कि -1 2 3 कुछ भी आ रहा है, तो इमेज क्या होगी आपका, छोटी बनेगी, ठीक है। फिर आपका M बड़ा हो जाएगा, अगर 1 से 1 2 3 4 5 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इमेज क्या होगा आपका, बड़ा होगा, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, इमेज क्या बनेगी, बड़ी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम, स्पेक्ट्रम के जो प्राइमरी कलर होते हैं यानी कि मूल बेसिक कलर, वो कौन कौन से होते हैं आपके, नीला, हरा, लाल। तो ये आपको याद रखना है, नीला, इससे आपको याद हो जाएगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए नी से नीला, है से हरा, ले से लाल, ठीक है, तो नीला करके याद कर लो, ये होता है आपके स्पेक्ट्रम के बेसिक्स कलर। नेक्स्ट देखिए P, जो लेंस की पावर होती है P आपका, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव पे आ रही है तो लेंस कैसा आपका, उत्तल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोष कौन सा है आपका, दूरदृष्टि दोष है, ये भी याद रखना है, ठीक है। यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर पावर आपके नेगेटिव में आ रही है तो लेंस के कैसा होगा आपका, अवतल होगा, ठीक है। तो कौन सा होता है दोष, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कोई मेटल का गोला है, चाहे वो खोखला हो या ठोस, ठीक है, तो उनके जो बाहरी पृष्ठ होगा ना, सरफेस, उस पर आवेश आपका क्या होगा, समान होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का आयतन न्यूनतम, घनत्व क्या होगा आपका, अधिकतम होगा, ठीक है, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यूरेनियम 92-235 जो होता है आपका, प्रति नाभिक विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, देखिए 200 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 16 नंबर पे, देखिए कार्बन डेटिंग का यूज़, यानी कि कार्बन डेटिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा कार्बन का यूज़ होता है आपका, C14, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में आपका निखिल उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट वायुमंडल में देखिए O2 आपका 21% है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए आपका 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण से बना बंध जो होता है वो आपका
वैलेंस कंपाउंड या वैलेंस बॉन्ड या वैलेंसी बॉन्ड यानी कि संयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए NaCl में क्या होता है आपका, Na के देखिए कितने इलेक्ट्रॉन 281, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं फिर Cl का देखिए 287 कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ ये इसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा NaCl। तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ देखिए, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 28288। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका संयोजी बंध बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति क्या होती है आपकी, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट 21 पे आपका देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपका वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। और आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो 22 पे, मेथिल आयोडाइड को अगर सोडियम के साथ हम गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथेन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए CH3I ये आपका हो गया मेथिल आयोडाइड, फिर सोडियम Na, इसे जब हम हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे गर्म कर रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो फिर हमारा क्या मिलेगा आपको, C2H6 एथेन मिलेगा, फिर प्लस आपके NaI में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे बैलेंस कर लेंगे आपका इक्वेशन को। नेक्स्ट देखिए आपका ग्राम का विस्तरण नियम क्या होता है आपका। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, देखिए R1 R2 का रेशो, कोई हमारे पे दो गैसें हैं, ठीक है, उसका विस्तरण दर क्या आता है, देखिए R1 R2 क्या है आपका विस्तरण दरें हैं, तो V1/V2 इंटू T2/T1। ठीक है, अंडर रूट में आपका आ गया M2/M1, जहाँ पर M2 क्या है आपके एटॉमिक मास, अणुभार है, फिर R2 R1 विस्तरण दर है, V1 V2 आयतन है, T1 T2 आपका समय है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा पक्का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ईथर का IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो IUPAC नाम आपको याद करना है, ये होता है आपका मेथॉक्सी मेथीन, इसमें से भी एक आता है। फिर देखिए कार्बन जो आपका 24 है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका वो बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2814 ना होके 281 होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है आपका एक्सेप्शन केस होता है, यानी कि अपवाद होता है। ठीक है, और एक 29 भी होता है आपका CU, वो भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी आपको याद करने हैं, समस्थानिक देख लेना और संभारिक। ठीक है, ये क्या होता है आपका 8O16 8O17 8O18। ठीक है, तो ये भी आपको याद करने हैं। फिर देखिए C2K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी आनी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है आपका 100%। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमने मान ली Cr की निकालनी है, मैं Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमने लेट x मानी। ठीक है, फिर हमें ये देखिए K2 दिया है, तो 2 × 1, क्योंकि 1 K की क्या होती है आपका 1 होती है ऑक्सीकरण संख्या। फिर Cr2, तो 2 इधर आ गया, Cr को हमने x माना है। ठीक है, जोड़ देंगे, फिर प्लस क्या करेंगे आपका 4 दिया है O4, 4 ले लेंगे मल्टीप्लाई में -के 2 किसकी होती है आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, ये जो बना है आपका। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। तो इस प्रकार से हमारी क्या हुआ, क्रोमियम के Cr की आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकल गई। नेक्स्ट देखिए 1H1 में न्यूट्रॉन की संख्या बताएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार आपका देखिए परमाणु क्या होता है आपका अभाज्य होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 30 पे देखिए, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, वो आपका एनोड पर होता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन में। अब देखिए 31 पे आपका भूपर्पटी के नीचे स्थित है, तो उसके नीचे क्या स्थित होता है आपका मेटल। 32 पे देखिए, जल पर बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, क्यों, क्योंकि देखिए बर्फ़ का जो घनत्व होता है जल से कम होता है, यानी कि जल का क्या होता है आपका घनत्व अधिकतम होता है, बर्फ़ का कम होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है उसका मैक्सिमम होता है, लेकिन 0 पे क्या होगा, कम होगा ना आपका। फिर देखिए नेक्स्ट आपका 33 पे, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। 35 पे देखिए, द्रव का वास्तविक प्रसार क्या होता है, इसका फॉर्मूला किसका इक्वल होगा आपका आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट देखिए आपका -40 फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपका किस मान पे आपके फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने इक्वल होते हैं, तो -40 पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, नेक्स्ट पॉइंट 37 पे देखिए, दो कोई पैरेलल आपके देखिए कंडक्टर रखे हैं, उन पे लगने वाला फोर्स बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें फोर्स की प्रकृति बतानी है, यानी कि जब करंट आपका सेम डायरेक्शन में होगा तो जो फोर्स की प्रकृति होगी वो आपका अट्रैक्शन वाली होगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब करंट होगा यानी कि आकर्षण बल लगेगा। जब अलग अलग दिशा में होगी, दो कंडक्टर जो पैरेलल में रखे हैं उनमें करंट अलग अलग दिशा में बह रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो उनमें क्या लगेगा आपका रिपल्सन बल, यानी कि हम कहेंगे उनमें क्या लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल करंट की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इस फोर्स का मान क्या होता है आपका, लिख सकते हैं हम आपका, देखिए मैंने शायद लिख भी रखा है, 2 × 10⁻⁻⁻, के आपका 7। ठीक है, तो आई का स्क्वायर, जो इनकी बीच की दूरी हम आर मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, एन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी आर होगा खाली, आई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो न्यूटन ये आपका फोर्स होता है। फिर किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है आपका, समरूप होता है, यानी कि एक समान होता है। 38 वाले का 39 पे देखिए आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका 7। फिर द्रव की प्रकृति देखिए कैसे बताते हैं हम, विलयन क्षारीय है अम्लीय है, यानी कि पीएच मान जब आपका 7 से अधिक होगा तो विलयन कैसा होगा आपका, क्षारीय। नेक्स्ट देखिए पीएच मान अगर 7 से कम आ रहा है आपका तो विलयन कैसा होगा आपका, अम्लीय। अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो क्या कहेंगे हम, जो आपका विलयन है, सॉल्यूशन बनाया आपने, वो क्या आएगा आपका, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल आएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 41 पे, जो आपका क्रोमियम होता है। ठीक है, क्रोमियम जो होता है आपका देखिए 24 C24, इसका जब हम SPDF रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो आपको पता होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d4। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है आपका एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद होता है। तो अब देखिए इसके सब सेल में कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन, 4s2 हो रहा है, एस में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसके ऑर्बिट्स में, और डी के ऑर्बिट में क्या होता है, मैक्सिमम आपका 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 5 ऑर्बिट होंगे। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है ऊपर, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने इनमें बांट दिए। ठीक है, पेयर तब भी होगा आपका जब इलेक्ट्रॉन सारे जो आपके ऑर्बिट्स होंगे वो जब आपके फुल हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद पेयर बनाना चालू होता है, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। फिर लास्ट में देखिए जो आपका ये 4s2 3d4 बन रहा है, तो इसे हम चेंज करेंगे आपका 4s1 3d5। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम डी वाले को दे देंगे ऑर्बिट को। ठीक, फिर इसका देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बनाएंगे हम ऑर्बिट्स में, देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर दे दिया। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन थे ही पहले, फिर सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताइए। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा इसमें अनपेयर तो आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर एस में गए एक, पेयर एक भी नहीं है। इसी प्रकार देखिए इस वाले में, डी वाले में ऑर्बिट में देखिए आपका जो कोष है सब सेल 1 2 3 4 5, यानी कि 5 क्या है आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक भी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, पेयर्स नहीं है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट इसमें ये किस कारण से होता है, क्योंकि देखिए जिस सब सेल की ऑर्बिट्स हाफ या फुल भरी हुई होती है, ये आपका नियम होता है। ठीक है, जिस सब सेल की ऑर्बिट्स हाफ या फुल भरी हुई होती है तो वो क्या होगी, आपके ऑर्बिट्स मोर स्टेबल होगी इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, ये मोर स्टेबल होगी, या तो हाफ ही रखो या पूरा फुल करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपका एक्सेप्शन केस होता है। अब ये भी देख लेना SPDF में कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स में, एस में, पी में आपका 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। ठीक है, और एफ उपकोष में कितने होते हैं, सब सेल में आपका 14 मैक्सिमम होते हैं। फिर इनके ऑर्बिट्स कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो आधा कर देंगे एक ऑर्बिट, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, उसका आधा कर देंगे 3 ऑर्बिट बन जाएंगे इसके। ठीक है, 10 के लिए आपका देखिए 5 ऑर्बिट, और 14 के लिए 7 ऑर्बिट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्बिट्स भी हम बना सकते हैं, याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए क्रोमियम।
सॉरी कॉपर Cu, ये भी क्या है आपका एक्सेप्शन केस है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनमें से पक्का एक आएगा आपका 100%। कॉपर का देखिए लास्ट में 1s2 2s2 SpDF के रूप में हम आपका इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो क्या होगा आपका देखिए लास्ट में हमारा बचेगा 4s2 3d9, जो कि आपका गलत है, ठीक है। फिर इसके ऑर्बिट्स में इस तरीके से आपका ये आपका क्या होगा, पेयर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, नीचे कि इसमें ये भी बताना आपको कितने पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आइए चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपका हुंड्स लॉ, ठीक है। तो हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर होते हैं, तो इसलिए मैंने हुंड्स लॉ ले लिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस पे बेस्ड है ये, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, या 2 नंबर का भी हो सकता है। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है आपका, इस नियम सब सेल में तब तक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नहीं बन सकता जब तक कि प्रत्येक उपकोष के ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना जरूरी है, तभी इसका क्या बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनों का पेयर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। अब देखिए जैसे बोरॉन है, बोरॉन का एटमों की नंबर क्या है 6, तो इसका SpDF के रूप में 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम इसका पेयर बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो पहले 1 डाला, फिर एस में 2 ही हैं तो 2 ही आते हैं, तो ये पेयर बन गया। फिर 2s2, इसमें भी पेयर बनेगा, ठीक है। फिर 2p1, तो इसमें 3 ऑर्बिट होंगे p में, क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑर्बिट में देखिए खाली 1 इलेक्ट्रॉन, और इनकी ऊर्जाएं समान है, तो हम कोई से भी उसमें डाल सकते हैं आपका 1 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली फर्स्ट वाले में डालेंगे, ठीक है, ऑर्बिट में। तो इस तरीके से आपको देखिए पेयर अनपेयर आपका इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होते हैं। इसी प्रकार आपको O8 का, ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या बताना आपको, इसमें पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए आपका होता है क्रू स्क्रू रूल। अब ये क्या होता है, आपने पेचकस देखा होगा, जैसे कि हम पेच कस रहे हैं, ठीक है, स्क्रू से हम पेच नहीं कसते आपका, जब हम पेच कसते हैं तो उसकी पोलरिटी क्या बनती है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज बनती है, जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, क्लॉकवाइज होती है, यानी कि हम कहेंगे उसमें क्या बना होगा, क्रॉस। उसकी पेच जब कस रहे हैं तो पोलरिटी कैसी होगी आपकी, क्लॉकवाइज ही कसते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पेच आपका नीचे की तरफ को कस रहा है, ठीक है। अब करंट इसमें क्या होगा, इसमें करंट की डायरेक्शन पता चलती है इससे, क्रू स्क्रू रूल से। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपका, जिधर को पेच कस रहा है, यानी कि नीचे की तरफ को होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसका विपरीत होता है एंटी क्लॉकवाइज, जब हम पेज को खोल रहे होते हैं स्क्रू से, ठीक है, तो वहाँ हमारा क्या होगा, डॉट बनेगा, यानी कि पेज कैसा आएगा आपको, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जब पेज को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पेचकस से, तो करंट क्या होगा, इसका मतलब डॉट का मतलब होता है आउटसाइड आ रहा है, ठीक है। तो पोलरिटी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इससे आपको समझना है डॉट का मतलब क्या है, करंट बाहर की तरफ है, करंट आउटसाइड, और क्रॉस का मतलब क्या है आपका, करंट इनसाइड। तो इनकी पोलरिटी भी आपको ध्यान रखनी है। क्लॉकवाइज में क्या होगा, करंट इनसाइड होगा, अंदर की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, करंट आउटसाइड, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम आपका 44 पे देखिए एम्पियर करंट लॉ। ये H इक्वल टू होता है आपका NI/L, जहाँ H क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, N आपका नंबर ऑफ़ टर्न हो गए, ठीक है, कुंडली के कोई भी कॉइल उसके नंबर ऑफ़ टर्न, I करंट, L उसका लेंथ, ठीक है। तो इसका यूनिट याद रखना आपको, एम्पियर टर्न पर मीटर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फोर्स वहाँ लिखा था मैंने आपका, देखिए फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं पहले आपको। तो ये 2 कंडक्टर देखिए पैरेलल में रखे हैं, इनमें करंट फ्लो हो रहा है I1 I2, इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। तो इन पर लगने वाला फोर्स मैंने अभी आपको लिखवाया, 2 × 10⁻⁷ I1 I2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन R, और इसका मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन, ठीक है। तो आज के लिए ये आपका 45 क्वेश्चन थे, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है आपके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के लिए, और बाकी सभी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो आपका पॉलिटेक्निक के हैं बिहार, झारखंड या फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। कल आपका ग्रुप ए का उत्तराखंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।